तो हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हालचाल। आप सभी का स्वागत है मेरे जीतू भैया साइंस हब क्लास में, जहां आपको साइंस पढ़ाई जाएगी एकदम आसान भाषा में। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। अगर आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में कोई अंतर नहीं पता है, इनके बीच में अंतर क्या होता है, इनका बेसिक टू एडवांस यानी कि हर एक पॉइंट की बात हम करेंगे। ये क्लास आपके लिए है। अगर आप आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो देखो यार, हमारे सामने क्या है, डिफरेंट बिटवीन हमारी हेडिंग डाली गई है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। यार प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल होते क्या है, इनको जानने से पहले हम जानेंगे कि सेल क्या है। क्या है सेल? देखो सेल क्या होता है। सेल यानी कि जो हमारा ये बैटरी वाला सेल नहीं है, हमारे घड़ी वाला सेल नहीं। सेल जो हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है उसकी सेल की बात करेंगे। कौन सी सेल? CELL सेल। कोशिका, कोशिका है क्या? कोशिका जो है हमारी जीवन की सबसे छोटी इकाई है, यानी कि सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि सेल जो है हमारी कोशिका है वो हमारी जीवन की सबसे छोटी, यानी कि अगर कोई चीज अगर सबसे छोटी इकाई माना जा रहा है यानी कि हमारी जीवन ही उससे मिलकर बनी है, उसी को सेल कहते हैं। तो हम सेल की डिफिनीशन लिखते हैं, फिर समझते हैं कि सेल है क्या। देखो सेल, सेल is the fundamental and structural unit of life। यानी कि हमारी जो कोशिका है यानी कि सेल है फंडामेंटल, मुख्य, स्ट्रक्चरल संरचनात्मक एवं फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो कार्यात्मक और संरचनात्मक रूप से कार्य करती है हमारे शरीर के अंदर, वही सेल कहलाता है। अगर ये डिफिनेशन आपको बहुत ही हार्ड लग रहा है या बोरिंग टाइप लग रहा है तो आप सिंपल शब्दों में लिखिए। क्या जानते हैं? सेल इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। यानी जो कोशिका है वो हमारे बिल्डिंग मतलब बनाती है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, हमारे जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ को ही सेल कहते हैं। देखो यार, हम और हमारे आसपास जितनी भी चीजें पाई जाती हैं वो सब एक दूसरे से रिलेट करती हैं। जैसे कि हम बैक्टीरिया देखते हैं, वायरस देखते हैं और अमीबा जानते हैं, पैरामीशियम जानते हैं, फंजाई जानते हैं और अपने आप को जानते हैं, और तुम अपने आप को जानते हो ना। तो ऐसे ही कुत्ते, क्या कुत्ते यानी डॉग्स भी जो पाए जाते हैं उनके अंदर भी सेल पाया जाता है। जितना भी मैंने नाम लिया सबके अंदर सेल पाया जाता है, और ये सब मिलकर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का बीज का एग्जाम्पल तय करते हैं। उनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं हम वो तो देखेंगे, लेकिन ये जितने चीज मैंने बताया उनको एक क्राइटेरिया में रखा गया है। जैसे कि हम क्या है? ह्यूमन। तो ह्यूमन क्या है? ह्यूमन का क्राइटेरिया अलग होगा, प्लांट का क्राइटेरिया अलग होगा। जो साइंटिस्टों ने ऐसा क्राइटेरिया अपनाया उनको अलग अलग बांट दिया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि प्लांट के साथ एनिमल नहीं रख सकते और बैक्टीरिया के साथ एनिमल नहीं रख सकते, फंजाई के साथ प्लांट नहीं रख सकते। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा व्यवस्था किया जो अलग अलग कैटेगरी में रख दिया गया, जिसे हम किंगडम कहते हैं। किंगडम में ऐसा क्या पढ़ा दोगे कि जो है उसमें सब आ जाएंगे। तो चलो देखते हैं। ये लिख चुके थे ना? नहीं लिखे थे तो वीडियो पीछे करके लिख लेना, ठीक। मैं इसको, चलो ठीक है, इसके नीचे ही बता दे रहा हूँ, ये लिख लेना, ठीक। कि हम लोग कैसे आते हैं, कि जैसे कि हम पढ़े थोड़ी की जानकारी। ये देखो 11 और 12 की एडवांस लेवल की बातें हैं। मैं आपको पूरा एकदम दिल खोल के बताऊंगा यार, मतलब हर एक बात पे पॉइंट पे बात करूंगा कि आज तक कोई भी आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक नहीं समझ में आया, पक्का यहाँ समझ के जाओगे यार। जैसे कि किंगडम हमारा 5 किंगडम। क्या है? 5 किंगडम। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई और प्लांटेई एंड फिफ्थ है एनिमेलिया। देखो यार,
तुम जानते हो कि बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, वायरस भी पाई जाती हैं, फंजाई यानी कि कवक भी पाए जाते हैं, अमीबा पाया जाता है, पैरामीशियम पाए जाते हैं, हम सब पाए जाते हैं। तो क्या सबको एक में रख दोगे? नहीं रखोगे ना। तो ऐसे ही साइंटिस्ट ने ऐसा एक क्या बनाया, क्लासिफिकेशन बनाया, क्या बनाया, वर्गीकरण। पहले टू किंगडम था जिसे कैरोलस लिनियस ने दिया था, और इस जिसे टू किंगडम दिया था केवल वो प्लांट एनिमल को जानते थे, जितने भी पौधे थे वो सब प्लांट में, और जितने भी जीव बैक्टीरिया वायरस फंजाई एनिमल सबको किस में रख दिया, एनिमल में। यानी कि दो किंगडम था जिसे कैरोलस लिनियस ने दिया था। तब इसके बाद 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम जो आया, इसके बाद 6 किंगडम है। लेकिन जो 5 किंगडम है वो सबसे ज्यादा प्रचलित है, जिसको दिया था कौन, 5 किंगडम को दिया था आर्यच हिटैगर। एक साइंटिस्ट थे। कौन थे? एक साइंटिस्ट थे जिन्हें 5 किंगडम दिया गया। अब इसमें ऐसी व्यवस्था इन्होंने क्या कर दी कि सारे ऑर्गेनिज्म को बांट दिया, सबको एक घर दे दिया कि आप इस घर में, आप उस घर में, बैक्टीरिया तुम्हारा घर ये है, और मानो तुम्हारा घर ये है, पौधे तुम्हारा घर ये है, आज से होगा। और कवक यानी कि मशरूम जो खाते हो उसका घर ये दे दिया। तो चलो देखते हैं कि क्या होता है। मोनेरा में बैक्टीरिया को रखा, क्या, बैक्टीरिया को। यहाँ घबराना नहीं है, ध्यान से देखना है कि यानी कि जो बैक्टीरिया है वो मोनेरा में आएगा। किस में आएगा? मोनेरा में आएगा। वेरी गुड। और जो प्रोटिस्टा में आता है इसमें आ जाएगा आपका अमीबा। क्या? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। और फंजाई में क्या आएगा? ईस्ट। क्या? ईस्ट फंजाई है। और मशरूम क्या आएगी? मशरूम। प्लांटेई में प्लांट्स आएंगे। क्या आएंगे? प्लांट्स में भी आपके हर्ब, श्रब, ट्री। और एनिमल में हम सब आ जाएंगे, ह्यूमन, डॉग, कैट, ये सब। समझ में आ रही बातें? देखो यार, जो पहला किंगडम है यानी कि मोनेरा, और दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा, तीसरा किंगडम है फंजाई, और चौथा क्या है? प्लांटेई, और पांचवा क्या है? एनिमलिया। मोनेरा में केवल बैक्टीरिया को रखा गया। बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया, जीवाणुओं को रखा गया केवल, यानी कि जीवाणुओं को बैक्टीरिया इसमें रखा गया। जो जैसे कि दूध जानते हो, दूधवा जो होता है दही में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे बताओ? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो कि मोनेरा, यानी कि बैक्टीरिया का मोनेरा घर नाम है। अगर पूछोगे कि बैक्टीरिया कहाँ, किस किंगडम में रखा गया है, तो बता देना मोनेरा किंगडम में। और प्रोटिस्टा एक किंगडम है। क्या है? किंगडम है जिसमें अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना को रख दिया गया। और फंजाई में ईस्ट और मशरूम को रख दिया गया। प्लांटेई में प्लांट में 3 पार्ट आते हैं। हर्ब यानी कि जो घसिया होती है, जो हमारी गौ माता चरती हैं। और जो श्रब यानी कि जो उससे थोड़ा बड़े होते हैं, जैसे कि मदार का पेड़ और हमारा तुलसी का पेड़। तुलसी माता की जय हो। और ट्री में क्या आ जाते हैं? हमारा आम, नीम का पेड़। कौन? आम, नीम का पेड़। और एनिमल में तो हम आ जाएंगे, हमारा बैल, हमारी गाय माता, और हम आ जाएंगे। समझ में आया इतना बात? अगर इतना बात समझ में आई है तो तुरंत इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। पोज करके लिख लो, ठीक? और लिख लेना, लेकिन मैं बताता हूँ कुछ ऐसे इंटरेस्ट बातें। देखो, अगर लिख लियो तो ठीक, नहीं तो लिख लेना। अब बात करते हैं कि यार भैया, कि हमको नहीं पता है कि यार यूनिसेलुलर क्या होते हैं और मल्टीसेलुलर क्या होते हैं। ये तो पहली बार सुन रहे हैं आपके मुंह से कि यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ये क्या होता है? यार कुछ नहीं होता। आपने सेल के बारे में जान लिया ना, बस, तो यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर भी जान जाएंगे। यूनिसेलुलर क्या होता है, चलो जानते हैं। देखो यार, यूनिसेलुलर क्या? यूनिसेलुलर, हमारे पास 2 प्रकार के कोशिका होते हैं। कितने पाई के? 2 प्रकार के, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। एंड मल्टी सेलुलर। यूनि का मतलब 1, और सेलुलर का मतलब होता है सेल। और मल्टी का मतलब होता है मेनी का मतलब बहुत, और सेलुलर का मतलब सेल। बस इतनी सी बात है। यूनि का मतलब
वन सेलुलर का मतलब सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जिनके अंदर केवल एक कोशिका पाई जाए उन्हें यूनिसेलुलर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक से अधिक सेल पाए जाए उन्हें मल्टीसेलुलर कहते हैं, जैसे कि हम। लेकिन ये जो 5 किंगडम लिखा गया है भैया, उनमें से कौन यूनिसेलुलर होगा, कौन मल्टीसेलुलर होगा, मुझे बताओगे? जरूर बताऊंगा मेरे भाई, जरूर बताऊंगा। देखो, यूनि का मतलब सिंगल सेल, जैसे इसमें एक सेल है। कोई ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर एक ही सेल पाया जाएगा, उसका एग्जांपल है यूनिसेलुलर। और मल्टीसेलुलर में क्या क्या आते हैं वो भी जानेंगे। देखो, यानी कि ये किंगडम मोनेरा क्या है? यूनिसेलुलर। क्या है? यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होता है। और जो बच गए ये 4 किंगडम, कौन? ये 4 किंगडम कौन से? ये 4 किंगडम, ये क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोट। मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। सुनो, अब मैं बताता हूं कि जहां मल्टीसेलुलर रहेगा वहां यूकैरियोट आएगा। बस ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। मल्टीसेलुलर के साथ यूकैरियोट आए, ये जरूरी नहीं है। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के साथ यूकैरियोट आ सकता है, लेकिन एक बात तय है, जहां यूनिसेलुलर होगा वहां प्रोकैरियोट आएगा ही आएगा। इतना बात समझ में आ रहा है? मतलब कि जहां एक कोशिका है वहां प्रोकैरियोट। अब सुनो, यूनिसेलुलर और यूकैरियोट भी हो सकता है क्या? हाँ, वो केवल एक ही किंगडम है, वो किंगडम नाम का है प्रोटिस्टा। क्या है? प्रोटिस्टा। यानी कि ये तीन मैंने चारों नहीं होगा, ये तीनों कौन? फंजाई, प्लांटाई, एनिमेलिया, ये सब क्या होंगे? मल्टीसेलुलर यूकैरियोट। यानी कि ये तीनों क्या होंगे? मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर में क्या? ईस्ट, मशरूम, प्लांट्स, हम सब, ये सब क्या हैं? मल्टीसेलुलर। और क्या होंगे? यूकैरियोट होंगे। और जो प्रोटिस्टा है वो क्या होगा? अमीबा, पैरियम, मीसियम, यूग्लिना, ये सब क्या होंगे? प्रोटिस्टा में ये क्या होंगे? यूनिसेलुलर। क्या होंगे? यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट्स। इतनी बात समझ में आ रही है तो लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिख लिए हो? क्या लिख लिए हो? इतनी बात समझ में आई कि यानी कि ये 3 किंगडम कौन से? इधर देखो, ये 3 किंगडम कौन? फंजाई, प्लांटाई, एनिमेलिया, ये मल्टीसेलुलर यूकैरियोट होंगे। और मोनेरा और प्रोटिस्टा, मोनेरा यूनिसेलुलर यूकैरियोट होगा। मोनेरा में केवल बैक्टीरिया रखा गया है। बची बात वायरस की, वायरस भी बताऊंगा। वायरस एक एक्सेप्शन है, वो किसी किंगडम में नहीं रखा गया है, अब सवाल पूछेंगे कि वायरस क्या है, यूनिसेलुलर कि मल्टीसेलुलर? तो बता देना, वायरस ना तो यूनिसेलुलर है ना तो मल्टीसेलुलर है। वो ना तो एक कोशिकीय है ना तो बहुकोशिकीय। तो है क्या वो? नॉन सेलुलर, जिसके अंदर सेल पाई नहीं जाती। भैया, जब उसके अंदर सेल पाया नहीं जाता तो वो जिंदा कैसे रहता है? ये भी बात तो जानेंगे, लास्ट में जाके आपको बताएंगे कि वायरस क्यों जिंदा रहता है तब पर भी। चलो देखते हैं। अब मिटा दें इसको, मिटा रहे भाई? इतना लिख लिए हो तो मेरे प्यारे भाई लिख लो, फिर आगे मैं बढ़ चुका हूं और बढ़ता रहूंगा। तो समझ में आया आपको? इतना समझ में आया कि मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर समझ में आया, सेल क्या है और किसको किस में रखा गया, ये समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में। आगे बढ़े। देखो, मैं एक यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल बना रहा हूँ। क्या? प्रोकैरियोटिक सेल, जिसका नाम है बैक्टीरिया सेल। क्या है? बैक्टीरिया। और मैं यहाँ एक यूकैरियोटिक सेल बनाऊंगा। क्या? यूकैरियोटिक सेल। हाँ, तो देखिए डायग्राम तैयार हो चुका है। देखो, ये क्या है?
ये इस तरफ प्रोकैरियोटिक सेल है, इस तरफ यूकैरियोटिक सेल है। तो पहले मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें बैक्टीरिया आएगा ओनली, और यूकैरियोटिक में आपका कौन कौन आएगा? यूकैरियोटिक सेल में प्लांट और एनिमल क्या आते हैं? प्लांट और एनिमल, प्लांट एंड एनिमल। समझ में आई बात? यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको पढ़ना क्या है? केवल प्लांट और एनिमल के बारे में। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको इसी लेवल तक पढ़ाया जाता है। लेकिन हमने पढ़ा कि यूकैरियोटिक में 4 आते हैं, 3 ठो मल्टीसेलुलर और 1 खो यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर में प्रोटिस्टा आता है और 3 ठो कौन? फंजाई और एनिमेलिया और प्लांटेई, ये सब क्या है? मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। समझ में आ रहा है ना बात? हाँ, तो अब देखो मैं यहाँ पर प्लांट और एनिमल का अभी डिफरेंस नहीं करूंगा। अगर प्लांट और एनिमल का डिफरेंस करना अगर मतलब जानना चाहते हो, अगर प्लांट और एनिमल का डिफरेंस जानना चाहते हो, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, जाकर उसे देख लीजिएगा। ठीक, प्लांट और एनिमल के बीच में। ठीक, यहाँ पर केवल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में जानकारी लेंगे हम। तो ये क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। ये मैंने बनाया प्लांट सेल। क्या बनाया है? प्लांट सेल। ठीक, समझ में आ रही बात ना? अब देखो जो हमारा ये बैक्टीरिया है, क्या है? बैक्टीरिया सेल। क्या है? बैक्टीरिया। सुनिए, जो बैक्टीरिया होता है ना, उसके बाहरी बैक्टीरिया में भी सेल वाल पाया जाता है, और यानी कि प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया उसमें भी सेल वाल पाया जाता है। हमारी यूकैरियोटिक में भी उसमें भी सेल वाल पाया जाता है। सेल वाल केवल एनिमल के केस में सेल वाल नहीं पाया जाता, प्लांट के केस में सेल वाल पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? अगर आपको डिटेल में लेक्चर यानी कि पूरा एकदम डिटेल में देखना है तो सेल वाला चैप्टर जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 9th का पूरा मैंने उसमें डिटेल बता रखा है, और उसमें टॉपिक वाइज भी डाला है मैंने। अगर आपको पूरा एक टॉपिक पे कमेंट करना है तो वो भी जाकर आप देख सकते हैं। ठीक, मैंने पूरा डिटेल बताया है। तो देखो, तो सेल वाल देखो, ये पहली लेयर क्या होती है? इसे सेल वाल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल वाल। क्या कहते हैं? सेल वाल। इसे फ्लैजिला कहते हैं। ये जो पिछला है ना, इसे फ्लैजिला कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैजिला। और सुनो, और सेल के बीच में जो पूरा पार्ट खाली स्पेस रहता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब होता है सेल, साइटो का मतलब होता है सेल, प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड। सेल के अंदर पाए जाने वाले लिक्विड साइटोप्लाज्म होता है। समझ में आ रही है बात? इसमें क्या होगा? सारे सेल ऑर्गेनली, देखो सेल ऑर्गेनली क्या होते हैं? जैसे कि हमारे अंदर क्या, हमारे अंदर लीवर, किडनी, फेफड़ा ये सब पाए जाते हैं ना, ऐसे ही सेल के अंदर क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, राइबोसोम, प्लास्टिड, सेंट्रियोल, वैक्यूल। हाँ, अब बात आती है क्या ये सब में पाए जाएंगे? नहीं, ये सब में नहीं पाए जाएंगे। जो ज्यादा प्रो लेवल यानी कि जो ज्यादा विकसित है, कौन सा विकसित है? यूकैरियोटिक सेल ज्यादा विकसित है देन प्रोकैरियोटिक सेल। समझ में आ रही है बात कि प्रोकैरियोटिक सेल से ज्यादा कौन विकसित है? यूकैरियोटिक सेल। तो इसलिए अब अंतर क्या है इसी को जानेंगे। पहले ये देखेंगे कि प्रो मतलब क्या होता है। जैसे प्रोकैरियोटिक नाम है ना, तो प्रो का मतलब होता है फर्स्ट, प्रो का मतलब होता है फर्स्ट, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियन से बना है, किसका? कैरियन, कैरियन। इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। कैरियन मतलब न्यूक्लियस होता है। ऐसे ही यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब ट्रू, और कैरियोटिक यानी कि कैरियन सबसे बना है, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। समझ में आई इतनी बात? अब प्रो का मतलब जो फर्स्ट, ऐसे जीव जो पहले आ चुके थे यहाँ कहाँ पर? हमारे पृथ्वी पर, उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। यानी कि बैक्टीरिया पहले आए थे, यानी कि बैक्टीरिया पहले आए थे। और बात रही यूकैरियोटिक सेल की, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस यानी कि सही न्यूक्लियस पाया जाए, और प्रो मतलब पहले, यानी कि न्यूक्लियस से जो पहले आया था उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। यानी कि फर्स्ट न्यूक्लियस नहीं, यानी कि पहली बार न्यूक्लियस नहीं, यानी कि न्यूक्लियस से पहले कौन आया था? प्रोकैरियोटिक यानी कि बैक्टीरिया। और ट्रू न्यूक्लियस किसमें पाया जाता है? इसमें। और न्यूक्लियस क्या होता है बताते हैं। ये जो न्यूक्लियस होता है ना, इससे न्यूक्लियस वो चीज होता है ना, यानी कि कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल्स, यानी कि कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल्स न्यूक्लियस पूरा कंट्रोल करता है। अगर उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, राइबोसोम रहता है, तो कहा गया है मेरे इजाजत के बिना तुम पूरा काम नहीं कर सकते। हालांकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, उसके बाद खुद का डीएनए होता है।
यानी कि सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जो ये रेड कलर है इसे डीएनए या जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए या जेनेटिक मटेरियल। और इसमें भी जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। क्या अब न्यूक्लियस, अब बात करते हैं कि हमारा जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बाद खुद का मतलब डीएनए होता है। तो ये पूरा डिटेल में, यानी कि उसको कोई अधिकार, आधा अधिकार खुद कराता है। वो कहेगा कि मेरे पास खुद का आधा अधिकार है और आधा अधिकार ये देगा। लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे कि राइबोसोम, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम प्रोटीन, ये क्या है? राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन को बनाता है। क्या बनाता है? ये प्रोटीन को बनाता है। अब सुनो, अब न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस और इसमें फॉल्स न्यूक्लियस पाया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? देखो यार, ट्रू न्यूक्लियस उसमें कहते हैं कि जिसमें न्यूक्लियस, यानी कि हमारा न्यूक्लियस है उसके बाहर एक मेम्ब्रेन पाया जा रहा है। अब देखो, हमारे जेनेटिक मटेरियल है, इसमें भी जेनेटिक मटेरियल है। इसके जेनेटिक मटेरियल को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड यानी कि न्यूक्लियोइड वो चीज होता है जो कंडेंस्ड पार्ट ऑफ सेल होता है, जो एक रीजन में इकट्ठा हुआ रहता है। जैसे कि मान लो कि हमारे पास ये क्या है, जैसे कि हमारे पास ये क्या है, पेपर। अब ये पेपर को क्या हुआ, इसको कंडेंस्ड कर दो, एकदम एकदम कंडेंस्ड कर दो, तो क्या हुआ, इसके बाहर कोई लेयर नहीं है, इसके बाहर कोई लेयर नहीं है, तो ये न्यूक्लियोइड कहलाएगा। लेकिन अब इसको हम क्या करें, इसको हम क्या करें ना, इसको हम क्या करें, यहाँ पर रख दें और इसको एक मेम्ब्रेन में ऐसे रख दें, तो ये न्यूक्लियस है। अब ये अगर अगर जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर आ गया, इसके बाहर मेम्ब्रेन है, तो ये न्यूक्लियस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? न्यूक्लियस। जैसे ये हमारे ये क्या है? न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। समझ में आई बात? ये न्यूक्लियस। और यहाँ में जो खाली पार्ट रहता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि सेल में एनर्जी बनाने का काम करता है। अगर देखते हैं ना कि कहीं अगर कोनो आदमी उदमी लोग जैसे कि काम करते रहते हैं, थक जाते हैं, तो बेहोशी छाने लगता है, चक्कर आने लगता है, तो क्या करते हैं, तुरंत क्या खाए, या तो भोजन खा ले, या तो कुछ ग्लूकोज या मीठा खा के, बिस्कुट खा के पानी पी लेता है। कहता है हाँ बताओ कितना खेत गोड़ना है, गोड़ने लगता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया उसकी में क्या होती है, उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाती है? एनर्जी बनाती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये क्या नाम है? इसका नाम है गोल्जी बॉडी। क्या है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या करता है, यानी कि जो हमारा प्रोटीन बनाता है राइबोसोम, इसको क्या करता है? रूपांतरण करता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन करता है और बना देता है लाइसोसोम। क्या बना देता है? लाइसोसोम। यहाँ क्या बना देता है? लाइसोसोम। इसका नाम क्या है? लाइसोसोम। यानी कि राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा, यहाँ से मेम्ब्रेन से प्रोटीन, यहाँ ये राइबोसोम यहाँ पर भी होता है। अगर अगर ये राइबोसोम, इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे क्या कहते हैं? ईआर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ईआर भी कहते हैं। ईआर भी कहते हैं। इसमें एक तरफ देखो स्मूथ है, क्या है देखो, एक तरफ स्मूथ है, इस पे राइबोसोम नहीं है यहाँ पर, तो इसको क्या कहते हैं? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं? यस ईआर। क्या कहते हैं इसको? यस ईआर। क्या कहते हैं? यस ईआर। और जिस पे राइबोसोम ये लग जाता है इसे रफ ईआर कहते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि रफ लग जाएगा, क्यों? क्योंकि इस पे भद्दा दिखने लगता है, यानी कुछ आके जुड़ जाए तो उस पर क्या रफ दिखने लगता है। तो अब ये क्या करेगा? ये लाइसोसोम बनाता है। कौन? गोल्जी बॉडी लाइसोसोम बनाता है। कैसे? ये प्रोटीन जाएगा, इससे निकलेगा, इससे बाहर निकलेगा। मैंने पूरा डिटेल पढ़ाया हुआ है, आप टॉपिक में देख सकते हैं जाकर, क्यों? कौन से? यूकैरियोटिक सेल में जाएंगे, यूकैरियोटिक सेल क्लास 9th में एक टॉपिक है, उसमें जाकर फंडामेंटल यूनिट में जाकर देख लीजिए, पूरा डिटेल बनाया है मैंने, यूकैरियोटिक सेल पूरा उसमें समझा दिए हैं। तो समझ में आ रहा है? इसका नाम वैक्यूल है। क्या नाम है? इसका नाम वैक्यूल। और जो ये बाहरी लेयर होती है इसे सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल वॉल। कोशिका भित्ति। जैसे कि मान लो कि जो हमारा पेड़ का जो पहला परत होता है उसे सेल वॉल कहते हैं। अगर कोई अगर देखो उसको चोट वोट मार दो तो क्या करता है, तो उसमें क्या होता है, उसको प्रोटेक्ट प्रोवाइड करती है। जैसे नीम के जो छाली होता है उसी को सेल वॉल कहते हैं। समझ में आई बात? और जिसके अंदर आता है इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसका नाम क्या है? प्लास्टिड। क्या नाम है? प्लास्टिड। प्लास्टिड को
किचन हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? किचन हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि इसके प्लास्टिड में क्लोरोफिल होता है जो भोजन को स्टोर करता है। क्लोरोफिल क्या करता है? लाइट को सनरेज आएगी और उसको सनरेज से भोजन को क्या करेगी? स्टोर करेगी। यानी कि कहीं ना कहीं माइटोकॉन्ड्रिया और हमारे प्लास्टिड क्या करते हैं? भोजन बनाने का काम कर रहे हैं। समझ में आई बात? और ये जो वैक्यूल है, वैक्यूल में जैसे क्या करेगा? इन लोगों का अपशिष्ट पदार्थ बनाएंगे या कुछ एनर्जी वाला चीज बना लिए तो क्या करेगा कि अरे भैया हम बना दिए हैं, तो जैसे घर में क्या होता है, गेहूं धान चावल होता है, तो उसको स्टोर करने के लिए कुछ चाहिए ना, तो ये कहाँ स्टोर होगा? इसी में, वैक्यूल में। यानी कि वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है। किसको? वेस्ट मटेरियल। और फायदेमंद भी मटेरियल को स्टोर करता है, ये भी ध्यान रहे। यानी कि मटेरियल को स्टोर का काम करता है। किसका काम? स्टोरिंग का काम करता है। और न्यूक्लियस को जान गए, और ये भी जान गए, वैक्यूल भी जान गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जान लिए, सेल वॉल जान लिए, प्रोटीन बनाने का काम करता है ये राइबोसोम, ये भी जान लिए। अब चलो इस पर आते हैं। किस पे? इस पे आते हैं। यानी कि इसके बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, इसीलिए न्यूक्लियोइड कहते हैं इसे। इसके बाहर क्या है? सेल वॉल। क्या है? सेल वॉल। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। और ये जो पुछलवा है, ये क्या करता है ना, जैसे कि बैक्टीरिया है भाई, तो उसको क्या मूव करने के लिए जाएगा कहीं? तुम्हारे पास तो पैर है, तुम ऐसे ऐसे डोल लेते हो, लेकिन जो बैक्टीरिया वो डोलेगी नहीं, तो क्या करती है? वैसे पुछलवा कैसे करके फोई फोई मारती है तो आगे बढ़ती है। क्या करती है? आगे बढ़ती है, पुछलवा से आगे बढ़ती है। समझा? तो ये बैक्टीरिया काम है। अब बैक्टीरिया में भी राइबोसोम पाया जाता है। बैक्टीरिया में भी राइबोसोम प्रेजेंट होगा। क्या होगा? प्रेजेंट होगा। और रही बात बैक्टीरिया में राइबोसोम के अलावा, यानी कि राइबोसोम बोथ, यानी कि राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल में सब में पाया जाएगा। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और वैक्यूल और क्या, न्यूक्लियस, ये सब इसमें नहीं पाया जाएगा। ये सब इसमें नहीं पाया जाएगा। केवल एक चीज पाया जाएगा। क्या क्या सेम होता है? सेल वॉल पाया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाएगा, राइबोसोम इसमें भी पाया जाएगा, उसमें भी पाया जाएगा। बाकी ये सब नहीं पाए जाएंगे। जो जो नहीं पाए जाएंगे मैं बताऊंगा, लिखूंगा। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड वो चीज होता है, जैसे मान लो कि बैक्टीरिया का डीएनए अगर काम नहीं कर रहा है तो कई बार तो उसका प्लाज्मिड क्या होता है ना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, यानी कि डीएनए के अलावा एक और डीएनए इसमें बनाते हैं। इसीलिए बड़ा खतरनाक होता है, इसीलिए बहुत तेजी से रोग फैलाता है। कि चलो इसका न्यूक्लियस अगर मान लो न्यूक्लियाइड अगर काम नहीं करने लगा कई बार, तो यह करता है प्लाज्मिड से डिवीजन कर लेगा, कहेगा कि रुको हमको, हम भी तुमसे प्रो लेवल पे हैं। समझ में आ रही ना बात? ये भी डिवीजन करने लगता है प्लाज्मिड। और रही बात किसकी? हाँ, तो इसमें ये जो पूरा स्पेस रहता है इसी में तैरेगा सारा। कौन? ये न्यूक्लियाइड, प्लाज्मिड इसी में रहेगा। और इसके पास एक और स्ट्रक्चर होती है, फिम्ब्रियाई। क्या होती है? इसको क्या कहते हैं? फिम्ब्रियाई। ये धागा की तरह स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? धागा की तरह। अगर मान लो कि बैक्टीरिया कुछ खाना पीना खाया तो उसको रुकने के लिए स्थान चाहेगा ना, तो ये फिम्ब्रियाई से जाकर उसको चट्टानों को पकड़ लेगा या कोई चीज रहेगी, वहां पर ठहर जाता है। समझ में आ रही बात ना? फिम्ब्रियाई मतलब इसका पैर है। क्या है? पैर है। यानी कि इसको पकड़ के, इसका हाथ है, और ये क्या है? पैर है। फ्लैजिला इसके क्या है? पैर है। समझ में आ रही ना बात? तो इतना चीज हो गया सेल वॉल। अब देखो इसमें क्या क्या अंतर है उसको जानते हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या क्या अंतर है। प्रोकैरियोटिक में देखो ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होगा ना बाबू, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। और इसमें क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सब क्या है? गोल्जी बॉडी। और क्या चीज है? वैक्यूल, प्लास्टिड, और क्या है? वैक्यूल हो गया, प्लास्टिड हो गया, लाइसोसोम, लाइसोसोम, ये सब क्या रहता है? नहीं पाया जाता। क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट। और इसकी जो साइज होती है वो जनरली क्या होती है? 0 से 5 माइक्रोन मीटर होती है। क्या? 0 से 5 माइक्रोन मीटर। और इसकी जो साइज होती है, इसकी साइज क्या होती है? 5 से, यानी कि 5 से
100 माइक्रोन मीटर, कितनी? 5 से 100 माइक्रोन मीटर होती है। 5 या 10 जनरली ले लेते हैं, 5 या 10 ले लो, जो भी लेना है। समझ में आई बात? और इसमें क्या होता है? सेल ऑर्गेनेली। सेल ऑर्गेनेली क्या होता है? इसे जो गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम साइड और ये क्या है, वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, इसे सेल ऑर्गेनेली कहते हैं। यानी कि सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन को ही सेल ऑर्गेनेली कहते हैं। समझ में आया? इसमें सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेली, सेल ऑर्गेनेली। सेल ऑर्गेनेली मतलब यही है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, प्लास्टिड, लाइसोसोम। इसमें अगर ये सब ना लिख के डायरेक्ट लिख सकते हो कि सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेली यही है, क्या है? ये सब गोल्जी बॉडी, ये सब क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट। सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट। सेल ऑर्गेनेली में कौन आ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, प्लास्टिड, लाइसोसोम, ये सब क्या होते हैं? इसमें प्रेजेंट होते हैं। यानी कि ये सब चीजें इसमें प्रेजेंट होंगी और इसमें क्या होगी? एब्सेंट होगी। समझ में आ रही है बात कि नहीं? इसका साइज भी देख लिए तो समझ में आया, इतना अंतर होता है। समझ में आया आपको? अगर अगर आपको प्लांट और एनिमल के बारे में अंतर को जानना है तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो यानी बना चुका हूं, इसको देख लेना। और हाँ, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगी, हेल्पफुल लगी, आपको समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्र के पास जरूर भेजें। ठीक है? तब तक के लिए कीप साइनिंग, कीप स्टडी। ठीक, ओके, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।